हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से इन्वायरमेंटल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। और हम लोग इस टॉपिक को पहले भी चुके हैं 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, लेकिन इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये हम लोगों ने उसमें नहीं पढ़ा था। इसलिए आज हम लोग फिर से स्टॉकहोम सम्मेलन की व्याख्या करेंगे, क्योंकि इसे मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख के स्टॉकहोम सम्मेलन को ही आएंगे। भारत में जो पर्यावरण विधि के विकास में इसकी क्या भूमिका रही है उसको रेखांकित करना। सेम स्टॉकहोम सम्मेलन की है, इसमें व्याख्या करनी है, लेकिन पीओवी किसका पकड़ना है? मैग्ना कार्टा का। किसके अंदर? मानव पर्यावरण के अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं। कि तो बोला है कि मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसका परिचय यह है कि मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए 1972 में आयोजित जो संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम सम्मेलन था, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, को मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पहला वैश्विक मंच था जिसने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र में रखा। ठीक है, तो मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए 1972 में क्या करा गया था? आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट को मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह पहला वैश्विक मंच था जिसने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में केंद्र में रखा था, चर्चा के केंद्र में रखा। सम्मेलन ने इस बात को मान्यता दी कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक है। मतलब सम्मेलन ने इस बात को यह मान्यता दे दी थी कि पर्यावरण है और जो विकास है वो एक दूसरे के पूरक है, और इनका संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनका संतुलन या बैलेंस बनाए रखना क्या है? बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस सम्मेलन ने न केवल वैश्विक पर्यावरणीय कानूनों की नींव रखी, बल्कि भारत सहित कई देशों में पर्यावरणीय नीतियों कानूनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और इस सम्मेलन ने न केवल ऐसा करा कि जो है वैश्विक पर्यावरण के कानूनों की नींव रख दी थी सबके साथ सब सम्मेलन में, बल्कि भारत सहित जो कई ऐसे देश थे, कई विकासशील देश थे, उसमें पर्यावरणीय नीतियों और कानूनों के विकास में क्या करी है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के बाद देखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना था भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं तो स्टॉकहोम सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की प्रमुख विशेषताएं, तो उद्देश्य कह रहा है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करना। मुख्य सिद्धांत यह कहता है कि मानव के पास एक स्वस्थ और उत्पादक पर्यावरण में रहने का एक मौलिक अधिकार है। मानव के पास एक स्वस्थ और उत्पादक पर्यावरण में रहने का एक मौलिक अधिकार भी होता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और प्रदूषण नियंत्रण और पारिस्थितिकीय क्षति को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी आवश्यक है। देखा जाए तो मानव के पास एक स्वस्थ और उत्पादक पर्यावरण में रहने का मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण और पारिस्थितिकीय क्षति को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वो क्या है? आवश्यक है। आगे चलते हैं तो प्रमुख परिणाम क्या इसके निकलेंगे? तो प्रमुख परिणाम निकलेंगे कि 26 सिद्धांतों की इसमें घोषणा की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। यह घोषणा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है कि किस किस लक्ष्यों को हमें ध्यान में रखना है, किस पे हमें काम करना है, किस पे नहीं करना। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की इसके अंतर्गत स्थापना की गई थी। यूएनईपी का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता और नीतियों को क्या देना है? बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की इसके अंतर्गत स्थापना की गई थी। भारत में पर्यावरण विधि के विकास में स्टॉकहोम सम्मेलन की भूमिका देखेंगे तो भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद पर्यावरण संरक्षण को एक संवैधानिक और विधिक प्राथमिकता के रूप में अपनाया था। तो भारत ने क्या करा था स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जिसे हम लोग मानव संसाधन या मानव जो पर्यावरण का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भारत में ने जो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद पर्यावरण संरक्षण को एक संवैधानिक और विधिक प्राथमिकता के रूप में अपनाया था। यह सम्मेलन भारत में पर्यावरणीय कानूनों नीतियों के विकास का एक उत्प्रेरक भी साबित हुआ था। यानी कि एक तरीके से उत्प्रेरक, यानी कि जो एक होता है उत्प्रेरक के रूप में साबित हुआ था, एक तरीके से उसमें कैटलिस्ट के रूप में साबित हुआ था। संवैधानिक संशोधन देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 के बाद ये मैटर हुआ था। पर्यावरण संरक्षण और सुधार को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। पर्यावरण संरक्षण और जो सुधार है उसको भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो 648 देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि राज्य पर्यावरण और वनों के संरक्षण और सुधार के लिए क्या है? प्रयास करेगा। तो राज्य है यानी स्टेट है वो पर्यावरण और वनों के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा। और 51 ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे। ठीक है, आया समझ में?
तो ये इसके अंतर्गत ही संवैधानिक संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, विधिक प्रावधान और अधिनियम देखेंगे तो विधिक प्रावधान और अधिनियम क्या कह रहे हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रभाव के से भारत ने कई पर्यावरणीय कानून बनाए थे। स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रभाव से भारत ने कई पर्यावरणीय कानून बनाए, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मैंने अभी बताया था। यह अधिनियम भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक सबसे व्यापक कानून है, ब्रॉड कानून है। इसने प्रदूषण रोकने और नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान भी किए हैं। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 देखेंगे तो कह रहा है कि यह अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 देखेंगे तो यह अधिनियम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 देखेंगे तो यह जैव विविधता संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। जैव विविधता संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम बनाया गया था 2002 में। और भी अधिनियम थे, वो भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऊपर। स्टॉकहोम सम्मेलन का भारतीय न्यायपालिका पर प्रभाव देखेंगे तो न्यायिक सक्रियता इसके अंदर दिखती है, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखता है। कैसे? भारतीय न्यायपालिका ने स्टॉकहोम सम्मेलन के सिद्धांतों को अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारतीय न्यायपालिका ने क्या करा है? भारतीय न्यायपालिका ने स्टॉकहोम सम्मेलन के सिद्धांतों को अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है। एमसी मेहता बना भारत संघ 1987 देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत यानी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को लागू किया था और साथ ही साथ पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल का भी उपयोग बहुत ज्यादा इसके अंतर्गत बढ़ गया था। आगे चलते हैं तो वेल्लोरे सिटीजन वेलफेयर फोरम भारत संघ वाला मैटर जो था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सतत विकास और सावधानी सिद्धांत प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को पर्यावरणीय मामलों में लागू किया और पर्यावरणीय अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वाले 1991 वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार भी मान लिया था। स्टॉकहोम सम्मेलन का महत्व क्या था? तो वैश्विक महत्व यह है कि यह पहला अंतरराष्ट्रीय मंच था जिसने पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मानव के अधिकार के रूप में मान्यता दे दी थी और इसने सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया था। भारत में इसका क्या महत्व था कि पर्यावरणीय नीतियों का आधार स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत में व्यापक पर्यावरणीय नीति और कानून व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना। संविधान और न्यायपालिका का सशक्तिकरण हुआ। पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य के रूप में स्थापित किया गया और न्यायपालिका ने पर्यावरणीय विवादों में प्रभावी हस्तक्षेप किया। न्यायपालिका ने क्या करा? पर्यावरणीय विवादों में प्रभावी हस्तक्षेप किया। जन जागरूकता देखेंगे तो सम्मेलन के बाद पर्यावरणीय मुद्दों पर जन जागरूकता में वृद्धि हुआ। सम्मेलन के बाद क्या हुआ? पर्यावरणीय मुद्दों पर जन जागरूकता में वृद्धि हुई। इसमें आखिरी में कह रहा है इसमें निष्कर्ष में कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहना उचित है क्योंकि इसने पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता दी है और भारत ने इस सम्मेलन के सिद्धांतों को अपनाते हुए पर्यावरणीय कानूनों नीतियों को मजबूत किया है। यह सम्मेलन भारत में पर्यावरणीय न्याय, सतत विकास और प्रदूषण नियंत्रण के न्यायपालिका और विधायिका दोनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है। आज यह भारत में पर्यावरणीय कानूनों और नीतियों का आधार है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी मार्गदर्शक के रूप में क्या कर रहा है? कार्य करता है। तो ये हम लोग का था मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कौन था? स्टॉकहोम सम्मेलन। पर हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन पहले भी थे लेकिन मानव का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम सम्मेलन को कहते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से रिवाइज करा था। आपका रिवीजन भी हो गया, एक अलग पीओपी मिल गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉकहोम सम्मेलन, आएगा ही आएगा, मतलब एनवायरमेंटल लॉ में आने के हाईयर चांसेस होते हैं, ये रिपीट होगा ही होगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। और इसीलिए ऐसी वीडियोस देखते रहें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।